मेरे प्यारे बच्चों, अब हम रैम्बो 2 के पोएम थर्ड को कर रहे हैं। यानी यह मेरा 12th का तीसरा कविता है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी पत्तियां अब तेजी से गिर रही है। ये आपके BSEB बोर्ड बिहार बोर्ड के जो 12th में इंग्लिश है रैम्बो 2 उसका तीसरा कविता है। पहले और दूसरे कविता मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया, लाइन बाय लाइन बताया गया कि क्या इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और एग्जाम में आए गए और एग्जाम में आने वाले दोनों को मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरा चैप्टर पे। तो हमारा तीसरा चैप्टर है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट ये हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ माने अब, द माने आर्टिकल, लीव्स यानी पत्तियां, आर है फॉलिंग माने गिरना, ठीक है, फास्ट माने तेज। पत्तियां अब तेजी से गिर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से पहला कविता आपका लव पे लिखा गया है, बिलव्ड के लिए लिखा गया है, लव पोएम है। दूसरा कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो ब्रदरहुड पे लिखा गया है। जस्ट लाइक ये जो है लिखा गया है कि पत्तियां अब तेजी से गिरती जा रही है, लेकिन इसका भावार्थ कभी समझाना चाहता है, स्पीकर कहना चाहता है कि लोगों का जिंदगी धीरे धीरे जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है। नन्हे 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 बच्चे भी जल्दी जल्दी से जो है अब दुनिया में नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी ये भी खत्म हो जाएंगे। तो यहां लिया गया है पत्तों के बारे में कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन यहां पे सबसे ऑथेंटिक बात यह है कि ये जीवन के बारे में बता रहा है, मानव जीवन के बारे में बता रहा है कि मानव जीवन भी अब क्षतिग्रस्त हो रहा है और धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो पेड़ पौधों के माध्यम से मानव के जीवन को बताया गया है। और हम ये जानेंगे कि इसमें इन्हें लिखा W.H. ऑर्डन ने लिखा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर स्पीकर W.H. ऑर्डन है। और अभी हम पहले इसमें समझेंगे इसके पार्ट 1 में अबाउट स्पीकर यानी स्पीकर के बारे में एंड पोएम और कविता के बारे में, ठीक। तो हम जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कविता के बारे में और कवि के बारे में समझने चलते हैं। तो पहले हम कवि के बारे में समझते हैं कि कवि हमारा क्या है। विस्टन हग ऑर्डर 1907 फ्रॉम 1973। W.H. ऑर्डन का शॉर्टकट में W.H. ऑर्डन का जीवन काल 1907 से 1973 रहा। हु जो या जिन्होंने, और माने जीता, हु ऑन द पुलिट्जर प्राइज, उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता इन 1948। यानी W.H. ऑर्डन का जीवन काल 1907 से 1973 रहा और जिन्होंने जीता पुलिट्जर प्राइज, ये कवि लोगों का एक पुरस्कार होता है। उन्होंने 1948 में इन्हें जीता फॉर हिज कलेक्शन ऑफ, यानी किस संग्रह के लिए, कलेक्शन माने संग्रह, संग्रह द एज ऑफ एन 60, यानी एज ऑफ एन 60 जो इनका संग्रह है, वही एज ऑफ एन 60 के कारण इन्होंने 1948 में पुलिट्जर प्राइज को जीता। ओके, कौन? W.H. ऑर्डन was a versatile and intellectual vigorous poet। ये
व्यक्तिगत, कथावाचक, ड्रामेटिस्ट, नाटककार, कहानियां, रचनाकार, ट्रांसलेटर यानी वाक्यों को, शब्दों को, भाषा को बदलने वाला, एंड एडिटर संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने हर नाटककार, विगोरस पोएट यानी आलोचक ये करते थे, आलोचक कभी भी रहे हैं, ड्रामेटिस्ट रहे हैं, नाटककार, रचनाकार रहे हैं, ट्रांसलेटर रहे हैं और संपादक के रूप में अपने जीवन में इन्होंने काम किया। कौन? W.H. ऑर्डन, जो एज ऑफ N60 के कारण 1948 में पुलिट्जर प्राइज को जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बहुत बार उठाया गया है। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। वह कविता को सीरियस गेम मानते थे, यानी एकदम वो कविता को समझते थे, है ना, कि एकदम सीरियस गेम, जिसको एक्टिव में लिया जाता है, जिसको पूरे दिल से किया जाता है, वैसे ही ये कविता को मानते थे सीरियस गेम। W.H. ऑर्डन कविता को सीरियस गेम मानते थे। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ, जो निर्धारित होता था लोगों के सेल्फ पे। किस पे निर्धारित होता था? लोगों के सेल्फ पे। सुनते रहिएगा, एक एक लाइन, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर में सिखा दूंगा। चाहे वह यह कविता हो, चाहे सिलेबस का कुछ भी हो, चाहे वह प्रोज हो, पोएट्री हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो, समथिंग। अवेयरनेस, बट इट शुड इट नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजन्स। ये जो है लोगों पे लिखते थे, लोगों के सेल्फ के लिए लिखते थे, लेकिन यह इनका मानना था कि यह किसी यानी कविता किसी पर्सनल यानी व्यक्तिगत, राजनीति और धर्म पर आधारित न हो, किसी का चॉइस न हो, किसी के खास पर न लिखा जाए, किसी धर्म या राजनीति के खास पर न लिखा जाए। His early poems exhibits his interested in political affair and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। ये पहले तो ये इन्होंने ये सोचे कि कोई भी कविता किसी के धर्म या किसी के व्यक्ति के राजनीति पर न हो, और इन्होंने बहुत सारे बात लिखा भी, और पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में ये इन्होंने लिखा, राजनीति के बारे में इन्होंने लिखा, लेकिन एंड आइडियाज बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन उनका बहुत सारा कविता आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, यानी बाद में इसके अपेक्षा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के अपेक्षा इन्होंने बहुत सारे कविता को लिखा बच्चों, जो जिसमें क्रिश्चियन टोन था, क्रिश्चियन धर्म के बारे में ज्यादा ये बोलते थे, अपने भाषाई के रूप में ये बोलते थे। इनकी आगे की कहानी है इस प्रकार से, देखिए ये हालांकि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को समझने के लिए मैंने यहां पे एक चित्र दर्शाया है, इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये चित्र का माध्यम है, लेकिन उसी में मैंने ये भी लिया है कि ये बोला है व्यक्ति के बारे में, लेकिन हमें समझना है कि व्यक्ति जो है जब मर जाता है, नीचे आएंगे क्योंकि ये बहुत आगे है, तो इन्होंने ये कविता को इन्होंने लिखा कि ये जो है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है,
यानी पत्तियां अब तेजी से गिरती जा रही है। लेकिन इसमें मानव के जीवन के बारे में बताया गया है कि मानव भी जीवन कैसे कैसे छोटा से बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे सुख शांति से हम लोग अलग होते जाते हैं और हमारा भी खुशहाली जीवन जो है खत्म हो जाता है। जिस तरीके से पत्ते तेजी से गायब हो रहे हैं, वैसे ही मानव भी गायब हो रहे हैं। हालांकि पर्सनल टोन में कहूं तो मानवता भी गायब हो रहा है, लेकिन हमें यहां समझना है कि कवि क्या कहता है। तो कवि का कथन है कि वह बोलते हैं, एज अ टेक्नीशियन ऑर्डन एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा, यानी एज ए टेक्नीशियन के तौर पर ऑर्डन यानी WH ऑर्डन है ना, विस्टन हर्ट ऑर्डन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा, बहुत सारे इन्होंने वैरायटी के स्टेंजा लिखे हैं, अलग अलग प्रकार के कविता लिखे हैं। फॉर्म्स एंड मीटर्स ही हैड अ पैशन, और बहुत सारे स्टेंजा के साथ इनका एक लल्लक भी रहा, ही हैड अ पैशन, उनका एक लल्लक रहा है, उनका एक तरीका और इच्छा रहा है कि फॉरवर्ड कॉनिक एंड यूजिंग अर्कैट, वह बहुत कठोर शब्द और प्राचीन शब्द और कठोर शब्द अपने कविता में यूज करते थे। WH ऑर्डन की खास बात यह थी कि वह कठोर शब्द और प्राचीन शब्द यूज करते थे, शब्दों को यूज करते थे, विच मेक हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे पहली बार में समझना, एक बार में समझना बड़ा डिफिकल्ट होता था, समझना बहुत ही कठिन होता था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली इन 1939, वह इंग्लैंड एज ही लेफ्ट, वह चले गए इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, वह 1939 में इंग्लैंड से चले गए टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, और जाकर एकदम निश्चित तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जाकर वह बस गए। ऑर्डेंस का कार्यक्रम या ऑर्डेंस का कार्य इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। WH ऑर्डन का कार्य यानी काम दो भागों में, दो फेज में रखा गया है। एक ब्रिटिश में यानी जब वह इंग्लैंड थे, और एक अमेरिका जब वह 1939 में वह अमेरिका जाकर बस गए। कहां जाकर बस गए हो? अमेरिका, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटेन से चले गए, कहा अमेरिका चले गए, और उनका काम दो भागों में बांट दिया गया। उनका ये भाग है, ये भाग है उनका। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज, उनका जो इंग्लिश फेज है, यानी ब्रिटेन में जब वह थे तो ब्रिटेन का उनका कौन कौन सा कार्य है? ये है द नोटेबल वर्क ऑफ इंग्लिश फेज, यानी ब्रिटेन का उनका जो कार्य है वह फेज है। आर द ओराटोर्स कविता, द डांस ऑफ डेथ मृत्यु का नाच, है ना। लेकिन आप नाउन है, ये नाम दिया गया है तो इसे ऐसे ही याद रखेंगे। द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये जो है, ये सब बातें उन्होंने तब लिखी जब वह ब्रिटेन में थे, ठीक। उसके बाद द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिका फेज,
इंक्लूड न्यू ईयर लेटर। और अमेरिका में जब उन्होंने आए तो अमेरिकन फेज है उनका इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, नए साल का पत्र, फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ N60। इन्हीं के कारण 1948 में मिला पुलित्जर प्राइज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड शील्ड ऑफ एचिल्स, ये सब तब की कहानी है जब वह अमेरिका आ गए। द टाइम्स बीइंग्स द एज ऑफ N60 एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स। ओके, द प्रेजेंट लायरिक, इनका जो प्रेजेंट लायरिक है, प्रेजेंट कविता है, वह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां अब तेजी से गिर रही है। इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में जो तबाही है, जो परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, उस पर ही आधारित है। क्योंकि इंसान का जीवन विपत्तियों की तरफ खत्म हो रहा है, उसी पे यह आधारित है कि सुख शांति भी अब छिन्न भिन्न हो रहा है। द एस्पायरेशन दैट आर द फुलफिल्ड आर द सेंस ऑफ द लॉन्ग लाइफ इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। किस तरीके से जो है अकेलापन होता चला जाता है, इंसान अकेला पड़ जाता है, और प्रत्येक व्यक्तित्व जो है जिंदगी से और मौत के बीच चली जाती है, यानी खत्म हो जाता है। यही W.H. ऑडन का कथन है, यही W.H. ऑडन का जीवन स्तर है, यही उसका स्टोरी ऑफ लाइफ है, उसकी जीवन कथा है। अगर उसके जीवन से पूछेगा तो इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो इसमें मैं ना समझाया हूं, पूछे गए हो या आने वाला हो। आप गौर से मेरी बातों को सुनिए और समझिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, तब आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और इसी से आपका समरी और एक्सप्लेनेशन भी हम करवाएंगे। तो ये आपका रहा ये। इसके बाद हम चलते हैं इसके कविता पे। कविता इनका इस प्रकार है, देखिए, ये आपका हिंदी में हो गया। आपको परेशानी होती है कि सर ने इंग्लिश में क्या पढ़ाया, तो आप याद रखें कि इंग्लिश पढ़ाते समय तो मैं हिंदी समझाया ही, साथ ही साथ एज वेल एज आई ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड यू इन हिंदी डिस्क्रिप्ट, मैं हिंदी में भी दे दिया हूं, है ना, कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से W.H. ऑडन का जीवन काल 1960 1973 रहा, जिन्होंने 1948 में अपने संग्रह द एज ऑफ N60 के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किए। एक बहुआयामी, एक बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, काव्य, नाटककार और आलोचक, अनुवादक एवं संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। कविता उनके लिए एक गंभीर खेल था, सीरियस गेम थी, जो लोगों की आत्म चेतना को गहराई प्रदान करने वाली होनी चाहिए, परंतु किसी भी प्रकार से लोगों के राजनीति एवं धार्मिक चुनावों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली किसी के राजनीति आधार पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बोला। और अगला आपका पॉइंट ये, बिल्कुल हिंदी में भी मैं दे दिया, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकता, कि उनकी प्रारंभिक कविताएं राजनीतिक मुद्दों पर उनकी अभिरुचि को प्रदर्शित करती है, यानी उनका रुचि था राजनीति पे लिखने का, लेकिन उनकी बाद वाली कविताएं प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन एवं अधिक निजी स्वर वाली थी, अपने निजी स्तर से और क्रिश्चियन धर्म पे लिखते थे। एक टेक्नीशियन के तरह उन्होंने काम किया, ऑडन दोहा एवं छंद को लिखा, विधाओं की काफी विभिन्नता प्रस्तुत करते हैं, शब्दों के प्रति उनमें एक उत्कंठ थी कि वह प्राचीन शब्द और कठोर शब्द लिखते थे। ठीक, ये 1948 में वे जो है कहां चले गए, अमेरिका चले गए और बस गए। फिर ऑडन का कार्य ब्रिटिश में भी रखा गया, अमेरिकन में रखा गया, है कि नहीं। तो उसका जो है द ओराटोर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक्स स्ट्रेंजर, ये सब कहां का कार्य है, जब वह ब्रिटेन में थे। और उसके बाद जो ये सब है ना, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ N60, द शील्ड ऑफ एचिल्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट,
मानव जीवन में बसी उलझन, ये सारी बात उन्होंने लिखा कब? जब वह अमेरिका चले गए और द एज ऑफ N60 के कारण उसे पुलिट्जर प्राइज मिला। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और भावनात्मक, जिसे प्रत्यक्ष व्यक्ति जीता था मरता था, इन्हीं पर इन्होंने लिखा है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता में हमें यह समझना है ना, कि हमने अभी इसके जो समझा है वह हमारा था जीवन कथा। और किसका जीवन कथा? तो वह जीवन कथा था किसका? तो W.H. ऑर्डन का। ठीक, अब हमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कविता को समझना है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन और इंग्लिश टू हिंदी समझाएंगे भी और इंग्लिश टू हिंदी दिया भी गया है। ठीक है, अगले वीडियो को देखिए। थैंक यू।